जरा सोचिए, क्या बिना मैप के किसी अनजान शहर में सफर करना आसान होगा? शायद नहीं। हाँ, मुश्किल तो है। हाँ। कहीं भी पहुंच जाएंगे, लेकिन जहां जाना है वहां शायद नहीं। बिजनेसेस के लिए भी कुछ ऐसा ही है। बिना प्लान या दिशा के आगे बढ़ना अंधेरे में तीर चलाने जैसा हो सकता है। बिल्कुल। जैसा माइकल पोर्टर ने कहा था, द कंपनी विदाउट अ स्ट्रैटेजी इज विलिंग टू ट्राई एनीथिंग। मतलब बिना स्ट्रैटेजी वाली कंपनी कुछ भी ट्राई करने को तैयार रहती, एकदम डायरेक्शनलेस होकर। सही बात है। आज हम इसी स्ट्रैटेजी की दुनिया में थोड़ा गोता लगाएंगे। ये है क्या चीज और क्यों इतनी जरूरी है? आज का हमारा डिस्कशन है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पर। ये शब्द सुनने में थोड़ा हैवी लग सकता है, पर हाँ, थोड़ा फॉर्मल लगता है। हाँ, पर असल में ये बिजनेसेस के लिए एक लॉन्ग टर्म गेम प्लान बनाने और उस पर अमल करने का तरीका है। एसेंशियली कैसे जीतना है, इसका प्लान। बिल्कुल। जैसा हमारे सोर्स मटेरियल में बताया गया है, हम इसी के आधार पर बात करेंगे। समझेंगे कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का असल मतलब क्या है, क्यों कंपनीज इसे अपनाती हैं और इसमें क्या-क्या चीजें शामिल होती हैं। और ये सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए नहीं, बल्कि हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सर्वाइवल और ग्रोथ गाइड की तरह है, देखा जाए तो। हमारा मिशन आज ये है कि इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझे। कैसे बड़ी-बड़ी कंपनियां अपने बड़े फैसले लेती हैं। हाँ। वो फ्यूचर के लिए प्लानिंग कैसे करती हैं, कंपटीशन में आगे रहने के लिए क्या करती हैं, यही सब जानेंगे। हाँ, और ये भी देखेंगे कि ये थ्योरी सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, ये रियल वर्ल्ड बिजनेस चैलेंजेस से डील करने का एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो चलिए शुरू करते हैं ये एक्सप्लोरेशन। चलिए, तो सबसे पहला सवाल, ये स्ट्रैटेजी है क्या आखिर? एकदम आसान भाषा में कहें तो क्या ये बस एक प्लान है? हाँ, प्लान तो है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा है ये। टेक्निकली, जैसा सोर्स मटेरियल में इगोर एंसॉफ और विलियम एफ क्लुक जैसे एक्सपर्ट्स ने बताया है, ये एक लंबी अवधि का ब्लूप्रिंट है। अच्छा, ब्लूप्रिंट। हाँ, जो ऑर्गेनाइजेशन की डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन और डेस्टिनेशन तय करता है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या करना है, बल्कि ये भी कि क्या नहीं करना है। ग्लुक ने इसे एक यूनिफाइड, कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड प्लान कहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन के कोर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बनाया जाता है। ये सारी एक्टिविटीज को एक कॉमन थ्रेड में पिरोता है एक तरह से। मतलब ये सिर्फ प्लानिंग नहीं, बल्कि प्लानिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसा हेनरी मिन्सबर्ग ने कहा। एग्जैक्टली। और इसमें प्रोएक्टिव और रिएक्टिव दोनों तरह के एक्शंस शामिल होते हैं ना? जैसे सोर्स मटेरियल में वो केचप ब्रांड का एग्जांपल था। हाँ। अगर कोई ब्रांड लोगों की हेल्थ कॉन्शियसनेस देखकर कम शुगर वाला केचप लाए, तो ये प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी हुई। बिल्कुल सही पॉइंट है। वो मार्केट ट्रेंड को एंटिसिपेट करके उठाया गया एक प्रोएक्टिव कदम हुआ। स्ट्रैटेजी दरअसल प्रोएक्टिव यानी पहले से सोचा समझा, डेलिब्रेट प्लान। हाँ। और रिएक्टिव यानी मार्केट चेंजेस, कॉम्पिटिटर्स मूव्स या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स पर रिस्पॉन्स में लिया गया एक्शन, इन दोनों का एक डायनामिक ब्लेंड होती है। अच्छा। जैसे यूपीआई का भारत में आना। हाँ। ये सरकार और आरबीआई की एक सोची समझी प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी थी, हाँ। जिसने डिजिटल पेमेंट्स का पूरा लैंडस्केप ही बदल दिया। ये तो मेड इन इंडिया इनोवेशन का एक ग्लोबल एग्जाम्पल बन गया। हाँ, ये तो बहुत बड़ा चेंज था। और रिएक्टिव का कोई उदाहरण? जैसे जब एप्पल ने अचानक आईफोन से वो 3.5 mm ऑडियो जैक हटा दिया। ओ हाँ। ये मार्केट के लिए काफी अनएक्सपेक्टेड था। हाँ। तो दूसरी ऑडियो कंपनीज को तेजी से रिएक्ट करना पड़ा। उन्हें TWS मतलब ट्रू वायरलेस स्पीकर्स, हाँ। वो बिना तार वाले ईयरबड्स और हेडफोन्स बनाने पड़े। हाँ। ताकि वो रेलेवेंट रह सकें। सही बात है। एकदम से मार्केट बदल गया उनके लिए। हाँ, तो ये मार्केट चेंज पर एक रिएक्टिव एडेप्टेशन था। तो स्ट्रैटेजी कोई फिक्स चीज नहीं होती, ये इवॉल्व होती रहती है। ठीक है, स्ट्रैटेजी का मतलब समझ आया, ये एक डायनामिक रोड मैप है। पर बिजनेसेस को स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की जरूरत ही क्यों पड़ती है? इसके कॉन्क्रीट फायदे क्या हैं? मतलब व्हाई बॉदर? देखिए, इसके कई क्रूशियल फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा है कॉम्पेटिटिव एडवांटेज हासिल करना और उसे बनाए रखना। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब अपने कॉम्पिटिटर्स से लगातार बेहतर परफॉर्म करना। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को एक क्लियर डायरेक्शन देता है। ये गोल्स और मिशन को डिफाइन करने में मदद करता है, जिससे सब लोग एक ही दिशा में काम करते हैं। बेसिकली ये कंफ्यूजन हटाकर क्लैरिटी लाता है कि कंपनी को जाना कहाँ है और क्यों। और ये कंपनीज को प्रोएक्टिव बनाता है, जैसा हमने पहले बात की। हाँ। मतलब सिर्फ प्रॉब्लम्स आने पर फायर फाइटिंग करने के बजाय वो फ्यूचर चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार रहती हैं। सोर्स मटेरियल में नोकिया और कोडैक जैसी जायंट्स का जिक्र है। हाँ, क्लासिक एग्जांपल्स हैं। ये कंपनियां अपने समय की लीडर थीं,
पर शायद मार्केट शिफ्ट्स को एंटिसिपेट नहीं कर पाई या तेजी से अडेप्ट नहीं कर सकें और पिछड़ गए। क्या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इससे बचने में मदद करता है? निश्चित रूप से। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो उन्हें मजबूर करता है कि वो सिर्फ अपनी मौजूदा ताकत पर ही फोकस ना करें, बल्कि बाहरी माहौल जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, डिजिटल फोटोग्राफी या स्मार्टफोन्स का आना, इनको लगातार स्कैन करें, समझें और एंटिसिपेट करें। ये सिर्फ रिएक्ट करना नहीं बल्कि फ्यूचर ट्रेंड्स को भांपकर तैयारी करना सिखाता है। अच्छा, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात है, जहां फिटेस्ट का मतलब है वो जो बदलाव को सबसे अच्छे से अडेप्ट कर सके। इसके अलावा और क्या फायदे हैं? ये बड़े स्ट्रेटेजिक फैसलों के लिए एक फ्रेमवर्क देता है, जैसे कौन से नए बिजनेस में एंटर करना है, कहाँ R&D में इन्वेस्ट करना है, एक्विजिशंस करने हैं या नहीं। ओके। इससे बिजनेस की लॉन्जिविटी यानी लंबे समय तक टिके रहने की संभावना बढ़ती है। और हाँ, ये कॉस्टली मिस्टेक से बचाता है। सोचिए, बिना प्रॉपर एनालिसिस के किसी गलत प्रोडक्ट या मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया तो कितना फाइनेंशियल और रेपुटेशनल नुकसान हो सकता है। हाँ, ये तो है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को उनकी कोर कॉम्पिटेंसीज यानी वो यूनिक स्किल्स और कैपेबिलिटीज जिनमें वो माहिर हैं, पहचानने और उन्हें डेवलप करने में मदद करता है। संक्षेप में, ये लक पर निर्भर रहने के बजाय सोच समझकर कैलकुलेटेड रिस्क लेकर आगे बढ़ना सिखाता है। सुनने में तो ये सब बहुत पावरफुल लग रहा है, पर क्या इसकी कोई लिमिटेशंस या डाउनसाइड्स भी हैं? क्या ये हमेशा सक्सेस की गारंटी है? नहीं, गारंटी तो देखिए किसी चीज की नहीं होती, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसकी अपनी लिमिटेशंस है। जैसे? पहली और सबसे बड़ी चुनौती है बिजनेस एनवायरनमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी और टर्बुलेंस, मतलब अस्थिरता। फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, खासकर आज के डायनामिक वर्ल्ड में। जैसे सोर्स में ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर ब्रांड्स का एग्जाम्पल दिया है। कई कंपनियों ने गवर्नमेंट सब्सिडीज और पुश को देखते हुए एग्रेसिव स्ट्रैटेजीज बनाई, लेकिन अचानक बैटरी फायर इंसिडेंट्स सामने आने लगे। हाँ, वो काफी न्यूज में था। हाँ, जिसने कस्टमर कॉन्फिडेंस को बुरी तरह हिला दिया और डिमांड पर असर डाला। तो बेस्ट स्ट्रैटेजीज भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स से डीरेल हो सकती हैं। और ये प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली भी तो होगा। पूरी प्लानिंग, मार्केट एनालिसिस, रिसर्च, शायद एक्सपर्ट्स को हायर करना, इसमें काफी रिसोर्सेज लगते होंगे। हाँ, ये एक वैलिड पॉइंट है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली हो सकता है, खासकर स्मॉल और मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब SMEs के लिए, जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। सोर्स में स्टूडेंट्स का एक रिलेटेबल एग्जाम्पल दिया है। जैसे हम कभी-कभी ये एग्जाम की प्लानिंग करने में इतना टाइम लगा देते हैं कि एक्चुअल स्टडी का टाइम कम हो जाता है। हाँ, होता है ऐसा। बिजनेसेस के साथ भी पैरालिसिस बाय एनालिसिस का रिस्क रहता है। एक और चैलेंज है कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजीज का अंदाजा लगाना। अच्छा। ज्यादातर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस बंद दरवाजों के पीछे लिए जाते हैं, तो ये पता लगाना मुश्किल होता है कि कॉम्पिटिटर क्या प्लान कर रहा है। एप्पल ने जब वो ऑडियो जैक हटाया, हाँ, ये इंडस्ट्री में ज्यादातर लोगों ने एंटिसिपेट नहीं किया था। सही बात है। तो अगर स्ट्रैटेजी बनाना इतना चैलेंजिंग है, इतनी लिमिटेशंस हैं, तो फिर भी कंपनीज इसे अपनाती क्यों हैं? व्हाट ड्राइव्स देम? क्योंकि इसके फायदे और इसकी इंपॉर्टेंस इसकी लिमिटेशन से कहीं ज्यादा है। एक अनसर्टेन वर्ल्ड में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डायरेक्शन ऑफ फोकस देता है। बिना प्रॉपर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सक्सेस हासिल करना लगभग नामुमकिन है। ये रिस्क्स को ब्लाइंडली लेने के बजाय उन्हें आइडेंटिफाई, असेस और मैनेज करने का एक स्ट्रक्चर्ड तरीका देता है। साथ ही ये अपॉर्चुनिटीज को पहचानने और उन्हें कैपिटलाइज करने में मदद करता है। ये सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए एक जरूरी डिसिप्लिन है, आप कह सकते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस फर्दर। कंपनीज स्ट्रैटेजी बनाते हैं, पर किस आधार पर? उनका अल्टीमेट मकसद क्या होता है? यहाँ पर सोर्स मटेरियल में विजन, मिशन, गोल्स और वैल्यूज जैसी चीजों का जिक्र है। क्या ये सब मिलकर स्ट्रेटेजिक इंटेंट बनाते हैं? एग्जैक्टली। स्ट्रेटेजिक इंटेंट का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन किस चीज के लिए स्ट्राइव कर रहा है, व्हाट दे वांट टू डू एंड व्हाई दे वांट टू डू इट। ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है, उसका दिल है। अच्छा। ये बताता है कि कंपनी का इरादा क्या है, उसकी एस्पिरेशंस क्या हैं। तो विजन मतलब फ्यूचर का सपना। हाँ। कंपनी आने वाले 5, 10, 20 सालों में खुद को कहाँ देखती है? जैसे सोर्स में HDFC बैंक का विजन है वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक बनना। हाँ। या एप्पल का फोकस ग्रेट प्रोडक्ट्स बनाना है। ये काफी एस्पिरेशनल लगता है। बिल्कुल। विजन एक गाइडिंग स्टार की तरह है। ये बताता है वेयर वी वांट टू गो। ये ऑर्गेनाइजेशन को इंस्पायर करता है और एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन देता है। और मिशन? फिर आता है मिशन, जो ज्यादा कॉन्क्रीट होता है। ये बताता है हु वी आर एंड व्हाट वी डू राइट नाउ। यानी कंपनी का प्रेजेंट बिजनेस स्कोप क्या है, उसके प्राइमरी कस्टमर्स कौन है, उसकी कोर पर्पस क्या है।
जैसे HDFC का मिशन है प्रिफर्ड प्रोवाइडर ऑफ बैंकिंग सर्विसेज बनना, या एप्पल का बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस देना। पीटर ड्रकर ने सालों पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया था जो हर ऑर्गेनाइजेशन को पूछना चाहिए, व्हाट बिजनेस आर वी इन? हाँ, सुना है इसके बारे में। और इसका जवाब प्रोडक्शन के नजरिए से नहीं बल्कि कस्टमर और मार्केटिंग के नजरिए से देना चाहिए। जैसे सोर्स में एग्जाम्पल है, इंडियन ऑयल सिर्फ तेल नहीं बेचता, वो एनर्जी सॉल्यूशंस देता है। अच्छा। या लैक्मे सिर्फ कॉस्मेटिक्स नहीं बेचता, वो लोगों में कॉन्फिडेंस और होप जगाता है। ये कस्टमर की अंडरलाइंग नीड को समझने की बात है। Got it. Vision is the dream, mission is the current reality, and purpose और goals या objectives ये वो specific targets होते हैं जिन्हें achieve करना है, जैसे sales targets या market share growth। हाँ, गोल्स ब्रॉड एंड रिजल्ट्स हैं जिन्हें कंपनी पाना चाहती है, और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड, यानी स्मार्ट टारगेट्स। Smart goals, हाँ? हाँ, ये बताते हैं कि मिशन को कैसे अचीव किया जाएगा। ये शॉर्ट टर्म जैसे क्वार्टरली सेल्स टारगेट्स और लॉन्ग टर्म जैसे अगले 5 सालों में मार्केट लीडर बनना दोनों हो सकते हैं। ये परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए बेंचमार्क्स का काम करते हैं। जैसे profitability, productivity। हाँ, बिल्कुल। सोर्स में प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, कॉम्पिटिटिव पोजीशन, एम्प्लॉय डेवलपमेंट जैसे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के एग्जांपल्स दिए गए हैं। ये कॉन्क्रीट होने चाहिए ताकि प्रोग्रेस मेजर की जा सके। और इन सब के कोर में होती हैं वैल्यूज। जैसा कि सॉस में रतन टाटा का कोट है, एथिक्स, वैल्यूज, फेयरनेस बहुत जरूरी हैं। इंटेग्रिटी, ट्रस्ट, इनोवेशन जैसी वैल्यूज। बिल्कुल। सॉस में कोविड के टाइम का एक पावरफुल एग्जाम्पल भी है, जब कई कंपनीज ने प्रॉफिट से पहले लोगों की सेफ्टी और वेलबींग को प्रायोरिटी दी, पीपल बिफोर एवरीथिंग, और अपनी कोर वैल्यूज दिखाई। सही कहा। आजकल कंज्यूमर्स भी इंक्रीजिंगली उन कंपनीज से जुड़ना पसंद करते हैं जिनकी वैल्यूज उनके अपने बिलीफ से मिलती हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। वैल्यूज वो डीप रूटेड प्रिंसिपल्स और बिलीफ्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को शेप करते हैं और डे टू डे डिसीजंस को गाइड करते हैं। ये बताते हैं कि कंपनी किस तरह से बिजनेस करेगी। पोलिस और पॉरेस ने अपनी रिसर्च में पाया कि लास्टिंग ग्रेट कंपनीज की कोर वैल्यूज नॉन नेगोशिएबल होती हैं। उन्हें शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन के लिए भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। सोर्स में HDFC बैंक की कोर वैल्यूज मेंशन की गई हैं: ऑपरेशनल एक्सीलेंस, कस्टमर फोकस, प्रोडक्ट लीडरशिप, पीपल और सस्टेनेबिलिटी। अच्छा। ये सिर्फ दीवार पे लिखने के लिए नहीं होती, बल्कि कंपनी के हर एक्शन और डिसीजन में झलकनी चाहिए। विजन, मिशन, गोल्स, इन सब को हासिल करने के प्रोसेस में वैल्यूज हमेशा सेंट्रल रहनी चाहिए। ये तो हुई स्ट्रैटेजिक इंटेंट की बात। अब जरा इम्प्लीमेंटेशन साइड पर आते हैं। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे सोर्स में पतंजलि या अदानी ग्रुप का जिक्र है, जिनके मल्टीपल बिजनेसेस होते हैं, FMCG, पावर, पोर्ट्स, हेल्थ केयर वगैरह। हाँ, डाइवर्सिफाइड ग्रुप्स। हाँ, वहाँ स्ट्रैटेजी बनाने का काम कैसे बटा होता है? श्योरली एक ही पर्सन सब कुछ नहीं करता होगा, डिफरेंट लेवल्स होते होंगे। हाँ, बिल्कुल। आमतौर पे स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन 3 मेन लेवल्स पे होता है। इसे एक पिरामिड की तरह इमेजिन कर सकते हैं। कॉर्पोरेट लेवल सबसे ऊपर, फिर बिजनेस लेवल और सबसे नीचे फंक्शनल लेवल। ओके, तो कॉर्पोरेट लेवल पर कौन लोग होते हैं और उनका मेन रोल क्या होता है? कॉर्पोरेट लेवल पे टॉप मैनेजमेंट होता है, CEO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स और कॉर्पोरेट स्टाफ। इनका काम पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ओवरऑल डायरेक्शन और स्ट्रैटेजी तय करना है। पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? हाँ, ये लोग ऑर्गेनाइजेशन का विजन और मिशन डिफाइन करते हैं। ये तय करते हैं कि कंपनी को किन बिजनेसेस या मार्केट्स में होना चाहिए। इसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहते हैं। किन बिजनेसेस से निकलना है, कहाँ रिसोर्सेज मतलब पैसा, लोग एलोकेट करने हैं। अच्छा। बड़े फैसले जैसे डाइवर्सिफिकेशन मतलब नए बिजनेस में जाना, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस यानी दूसरी कंपनीज को खरीदना या उनके साथ मिलना, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, ये सब कॉर्पोरेट लेवल पर लिए जाते हैं। जैसे सोर्स में अदानी ग्रुप का एग्जाम्पल है। उनके चेयरमैन और टॉप टीम ये तय करते हैं कि ग्रुप किन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेगा: पोर्ट्स, पावर, ग्रीन एनर्जी, एयरपोर्ट्स, सीमेंट वगैरह। इनका मेन फोकस होता है वेयर टू कम्पीट, यानी किन किन मैदानों में खेलना है। गॉट इट। तो ये बिग पिक्चर देखते हैं। फिर बिजनेस लेवल का क्या काम है? बिजनेस लेवल पर डिविजनल मैनेजर्स या स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट मतलब SBU हेड्स होते हैं। एक SBU अक्सर एक सेल्फ कंटेन्ड डिवीजन या प्रोडक्ट लाइन होती है। जैसे पतंजलि का FMCG डिवीजन, हाँ, या उनका हेल्थ केयर वेलनेस डिवीजन।
इनका काम होता है कॉर्पोरेट लेवल से मिले ब्रॉड डायरेक्शंस को अपने स्पेसिफिक बिजनेस के लिए एक कॉन्क्रीट कंपेटिटिव स्ट्रैटेजी में बदलना। ये सोचते हैं कि अपने पर्टिकुलर मार्केट में कंपेटिटर्स से कैसे बेहतर परफॉर्म करें, कंपेटिटिव एडवांटेज कैसे बनाएं और सस्टेन करें। अच्छा। इनका फोकस है हाउ टू compete इन देयर चोजन मार्केट, यानी अपने मैदान में मैच कैसे जीतना है। और सबसे नीचे आता है फंक्शनल लेवल। इसमें कौन लोग शामिल होते हैं? हाँ, फंक्शनल लेवल पर फंक्शनल डिपार्टमेंट मैनेजर्स होते हैं, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट हेड। सोर्स में स्वाति का एग्जाम्पल दिया गया है, जो शायद मार्केटिंग में हो। हाँ। फिनेंस हेड, एचआर हेड, ऑपरेशंस हेड, आर&डी हेड वगैरह। इनका काम होता है अपनी स्पेसिफिक फंक्शन जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस एक्सेट्रा के लिए स्ट्रैटेजीज और पॉलिसीज डेवलप करना, जो बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी और अल्टीमेटली कॉर्पोरेट लेवल गोल्स को सपोर्ट करें। तो इम्प्लीमेंटेशन वाला काम। एग्जैक्टली। इनका फोकस है हाउ टू इम्प्लीमेंट द बिजनेस स्ट्रैटेजी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये डे टू डे एग्जीक्यूशन पर ध्यान देते हैं। जैसे मार्केटिंग टीम का काम होगा बिजनेस स्ट्रैटेजी के हिसाब से स्पेसिफिक कैंपेन्स चलाना, प्राइसिंग तय करना, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स मैनेज करना। ऑपरेशंस टीम प्रोडक्शन एफिशिएंसी और क्वालिटी पर फोकस करेगी। और क्रूशली ये लेवल ग्राउंड रियलिटी की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और फीडबैक ऊपर तक पहुंचाता है, जो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के लिए बहुत जरूरी है। स्ट्रैटेजी सिर्फ टॉप डाउन नहीं बनती, बॉटम अप इनपुट भी वाइटल है। इन लेवल्स के बीच कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? क्या ये हमेशा एक स्ट्रिक्ट हायरार्की मतलब टॉप डाउन नहीं होती है? जरूरी नहीं। सोर्स मटेरियल बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और कल्चर के हिसाब से रिलेशनशिप्स अलग अलग हो सकते हैं। जैसे फंक्शनल डिविजनल स्ट्रक्चर होता है, जहां यूनिट्स काफी इंडिपेंडेंट होती हैं, अच्छा। जहां फास्ट कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन जरूरी है। और मैट्रिक्स, वो भी सुना है? हाँ, मैट्रिक्स रिलेशनशिप भी होता है। ये एक ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर है, जहां एम्प्लॉइज मल्टीपल मैनेजर्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। क्रॉस फंक्शनल टीम्स बनती हैं। ये लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूजफुल हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है? हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन की स्पेसिफिक नीड्स, साइज, कॉम्प्लेक्सिटी और कल्चर पर डिपेंड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है क्लियर कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन इन लेवल्स के बीच, ताकि सब एक अलाइंड डायरेक्शन में काम करें। तो आज हमने समझा कि स्ट्रेटजी सिर्फ एक प्लान नहीं, बल्कि एक डायनामिक गेम प्लान है, जो प्रोएक्टिव मतलब सोचा समझा और रिएक्टिव मतलब हालात के हिसाब से एडजस्ट होने वाला दोनों हो सकता है। हाँ, लिमिटेशंस भी हैं, जैसे टर्बुलेंट एनवायरनमेंट और कॉस्ट। हमने स्ट्रैटेजिक इंटेंट के कोर एलिमेंट्स, विजन, हम कहाँ जाना चाहते हैं, मिशन, हम क्या हैं और क्या करते हैं, गोल्स ऑब्जेक्टिव्स, हम क्या हासिल करना चाहते हैं, और वैल्यूज, हमारे सिद्धांत क्या हैं, की इंपॉर्टेंस को भी समझा। ये सब मिलकर कंपनी की दिशा, पहचान और कैरेक्टर तय करते हैं। हाँ। और हमने देखा कि कैसे कॉर्पोरेट, बिजनेस और फंक्शनल लेवल्स एक साथ मिलकर स्ट्रैटेजी बनाते हैं और उसे इंप्लीमेंट करते हैं। हर लेवल का अपना स्पेसिफिक रोल और फोकस होता है। Here's something to think about. ये जो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के प्रिंसिपल्स हैं, जैसे अपना लॉन्ग टर्म विजन और मिशन तय करना, प्रोएक्टिव प्लानिंग करना, अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझना, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करना, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स बनाना, क्या हम इन्हें अपनी पर्सनल लाइफ या करियर ग्रोथ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं? ये एक बहुत ही दिलचस्प और रिलेवेंट सवाल है। अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी बनाने के बारे में सोचना, मेरे लॉन्ग टर्म करियर गोल्स क्या हैं, मेरा पर्सनल मिशन स्टेटमेंट क्या है, उन गोल्स तक पहुंचने के लिए मुझे कौन से कॉन्क्रीट स्टेप्स मतलब ऑब्जेक्टिव्स लेने होंगे। हाँ। किन स्किल्स यानी कोर कॉम्पिटेंसीज पे फोकस करना है, किन पोटेंशियल चैलेंजेस मतलब थ्रेट्स के लिए तैयार रहना है, किन अपॉर्चुनिटीज को सीज करना है। इस तरह सोचने से शायद हमें अपने पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स तक पहुंचने में ज्यादा क्लैरिटी, फोकस और डायरेक्शन मिल सकता है। डेफिनेटली फूड फॉर थॉट। उम्मीद है ये डिस्कशन हमारे लिसनर्स के लिए इंसाइटफुल और यूजफुल रहा होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए सोर्सेज